कंटिन्यूअस की चर्चा कर ली है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए जितनी आवश्यक सूचनाएं हो सकती हैं वो सारा बोर्ड पर दिया हुआ है। इसके इतने एस्पेक्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे: इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूडिंग कमेंट्स। इसके लिए जो 6 तरह के वाक्य हम तमाम टेंस में आपके सामने रखते आए हैं, यहाँ भी वो 6 तरह के वाक्य हैं और उसके करस्पॉन्डिंग लिंग्विस्टिक फॉर्मूला भी है। जैसे ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। तो अब हम लोगों को देखना यह है कि हम जो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम परिचित करवाते हैं आपको कि आखिर ये फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है वो है क्या, कैसे कार्यों के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में ये आप जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो फ्यूचर में किसी समय पर समाप्त हो चुके रहेंगे। ऐसे ही कार्यों के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। अगर आप अंग्रेजी में इसको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used for actions which will be completed by a certain future time। फिर दोहरा दे रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used for actions that will be completed by a certain future time। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट का। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव होता है। शैल हैव का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं और बाकी जो यू, ही, सी, दे है उसका प्रयोग उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। और सारे स्ट्रक्चर्स में हम मेन वर्ब V3 फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपके सामने आया। अब चौथी बात इसके बारे में होता है आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। तो इसके बारे में आप ये जानिए कि जैसे अगर 2 तरह से हम सारे टेंस को पहचानने का काम करते आ रहे हैं। एक तो है कि हिंदी के माध्यम से और दूसरा है अंग्रेजी के माध्यम से। तो हिंदी के माध्यम से अगर आपको इसको पहचानना है तो 2 तरह से आप कर सकते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर इसमें 2 तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने लिखा होगा या मैं लिख चुका हूंगा, हम लोगों ने लिखा होगा या हम लोग लिख चुके होंगे। एक सिनोनिमस है बिल्कुल स्ट्रक्चर। तो मैंने लिखा होगा, हम लोगों ने लिखा होगा, तो आ होगा, आप साउंड देख रहे हैं, पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो आ होगा, उसने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर, या फिर चुका होगा, चुके होंगे, चुके होगे, फिर चुकी होगी। अगर ऐसे साउंड आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स में तो हिंदी के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि यह टेंस जो है सो फ्यूचर परफेक्ट का है। इंग्लिश के द्वारा अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो उसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, ये लिंग्विस्टिक फॉर्मूला आप देखिए कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आए जिसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव हो और उसके बाद वर्ब का V3 लगा हो, अफर्मेटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर इंटरोगेटिव में, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव विद WH में एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH में। देखिए शैल हैव, विल हैव इसमें होगा, V3 इसमें होगा और इस तरफ हमारा सब्जेक्ट होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर में हमारा सेंटेंस कहीं दिखता है मुझे, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। अब इसके बाद हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें
जो लिंग्विस्टिक फॉर्मूला है वो तो आपको सामने यहाँ है कि सब्जेक्ट के बाद शैल हैव, विल हैव प्लस V3 होगा। उसी को हमने यहाँ वाक्य में कन्वर्ट कर दिया है। इसी लिंग्विस्टिक फॉर्मूले को देखिए अफर्मेटिव का कि आई शैल हैव रिटन, वी शैल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन, ही विल हैव रिटन, शी विल हैव रिटन, मोहन विल हैव रिटन एंड दे विल हैव रिटन। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। ठीक इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव ए प्लस V3। हिंदी इसकी होगी मैंने लिखा होगा, हम लोगों ने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, तुम लोगों ने लिखा होगा, उसने लिखा होगा, फिर उसने लिखा होगा, मोहन ने लिखा होगा और उन लोगों ने लिखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो है ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें सिंगुलर भी है स्ट्रक्चर्स, इसमें प्लूरल भी है, इसमें फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो पूरा जो एक चार्ट होना चाहिए फुल सारे प्रोनाउंस का, सारे पर्सन्स में, वो आपके सामने है। और फिर हम इसी लिंग्विस्टिक फॉर्मूले को डिफरेंट ये में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब हम ले रहे हैं निगेटिव। तो निगेटिव में आप देखिए सब्जेक्ट के बाद शैल और उसके बाद नॉट है, तब हैव है, V3 है। अब यहाँ उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो होगा आई शैल नॉट हैव रिटन, वी शैल नॉट हैव रिटन, यू विल नॉट हैव रिटन, यू विल नॉट हैव रिटन, ही विल नॉट हैव रिटन, शी विल नॉट हैव रिटन, मोहन विल नॉट हैव रिटन एंड दे विल नॉट हैव रिटन। अब ये जो हम लोगों ने लिखा, तो एक तो शैल नॉट हम करते हैं, हम इसको चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगा वो होगा आई शांट हैव रिटन, वी शांट हैव रिटन, यू वोंट हैव रिटन, यू वोंट हैव रिटन, ही वोंट हैव रिटन, शी वोंट हैव रिटन, मोहन वोंट हैव रिटन एंड दे वोंट हैव रिटन। हिंदी हो जाएगी उसकी कि मैंने नहीं लिखा होगा, हम लोगों ने नहीं लिखा होगा, तुमने नहीं लिखा होगा, तुम लोगों ने नहीं लिखा होगा, उसने नहीं लिखा होगा, उसने नहीं लिखा होगा, मोहन ने नहीं लिखा होगा और उन लोगों ने नहीं लिखा होगा। तो ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसी पर बेस्ड फिर हम थर्ड जो हमारा है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर बाकी इस शैल और हैव यहाँ अलग हो जाता है। यहाँ आ गया शैल, यहाँ हो गया सब्जेक्ट, यहाँ आ गया हैव, इसके बाद आ गया V3। तो जब इंट्रोगेटिव की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा शैल आई हैव रिटन, शैल वी हैव रिटन, विल यू हैव रिटन, विल यू हैव रिटन, विल ही हैव रिटन, विल शी हैव रिटन, विल दे हैव रिटन। एक बात ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस में विल के साथ ही और सी में हैव ही का प्रयोग होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ हैज का प्रयोग खोजने लगते हैं कि ही के साथ तो उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगाया था। तो कुछ छात्र पूछते हैं कि सर क्या ये ही और सी के साथ भी हैव ही लगेगा? तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें हैज का प्रयोग होता ही नहीं है, ही और सी के किसी नाम के साथ भी हैव का ही प्रयोग होता है। तो ये हो गया और इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव हो गया। विल ही हैव, विल सी हैव, विल मोहन हैव एंड विल दे हैव रिटन। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा। इसकी हिंदी हो जाएगी कि क्या मैंने लिखा होगा, क्या हम लोगों ने लिखा होगा, क्या तुमने लिखा होगा, क्या तुम लोगों ने लिखा होगा, क्या उसने लिखा होगा, फिर क्या उसने लिखा होगा, क्या मोहन ने लिखा होगा और क्या उन लोगों ने लिखा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये किस तरह से हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वाक्यों में। अब चौथा हमारा है निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3। तो अब यहां हो जाएगा कि शैल आई नॉट हैव रिटन। तो शैल आई नॉट हैव रिटन, शैल वी नॉट हैव रिटन, विल यू नॉट हैव रिटन, विल यू नॉट हैव रिटन, विल ही नॉट हैव रिटन, विल शी नॉट हैव रिटन, विल मोहन नॉट हैव रिटन एंड विल दे नॉट हैव रिटन। तो ये हमारा हो गया निगेटिव इंटरोगेटिव। अब इसकी हिंदी हो जाएगी कि क्या मैंने नहीं लिखा होगा, क्या हम लोगों ने नहीं लिखा होगा, क्या तुमने नहीं लिखा होगा, क्या तुम लोगों ने नहीं लिखा होगा, क्या उसने नहीं लिखा होगा, फिर क्या उसने नहीं लिखा होगा, क्या मोहन ने नहीं लिखा होगा, क्या उन लोगों ने नहीं लिखा होगा। ये हमारा चौथा जो निगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है ये हमारा पूरा हुआ। अब पांचवा स्टेप हमारा है
इंटेरोगेटिव विथ WH। अब इसके लिए जो लिंग्विस्टिक फॉर्मूला बोर्ड पर है वो आप देखिए कि WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, मतलब व्हाई शैल आई हैव रिटन। तो यहां देखें, व्हाई शैल आई हैव रिटन, व्हाई शैल वी हैव रिटन, व्हाई विल यू हैव रिटन, व्हाई विल यू हैव रिटन, व्हाई विल ही हैव रिटन, व्हाई विल शी हैव रिटन, व्हाई विल मोहन हैव रिटन एंड व्हाई विल दे हैव रिटन। अब इसकी हिंदी होगी कि मैंने क्यों लिखा होगा, हम लोगों ने क्यों लिखा होगा, तुमने क्यों लिखा होगा, तुम लोगों ने क्यों लिखा होगा, उसने क्यों लिखा होगा, फिर उसने क्यों लिखा होगा, फिर मोहन ने क्यों लिखा होगा और उन लोगों ने क्यों लिखा होगा। ये हमारा इंटेरोगेटिव विद WH का स्ट्रक्चर हुआ। अब लास्ट स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव विथ WH। इसके लिए लिंग्विस्टिक फॉर्मूला है, देखें आप, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3। अब इसको इस फॉर्मूले को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में, तब इसका रूप क्या होगा कि वाई शैल आई नॉट हैव रिटन, वाई शैल आई नॉट हैव, वाई शैल वी नॉट हैव रिटन, why will you not have written, why will you not have written, why will he not have written, why will she not have written, why will Mohan not have written and why will they not have written। तो इस तरह से हमारा ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH। उसकी हिंदी होगी कि मैंने क्यों नहीं लिखा होगा, हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा होगा, तुमने क्यों नहीं लिखा होगा, तुम लोगों ने क्यों नहीं लिखा होगा, उसने क्यों नहीं लिखा होगा, फिर उसने क्यों नहीं लिखा होगा, मोहन ने क्यों नहीं लिखा होगा और उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा होगा। तो इस तरह से हमारा सारा स्ट्रक्चर फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH समाप्त हुआ। फॉर्मूला भी हम लोगों ने समझ लिया और उसके बाद इसका कन्वर्जन जो होगा सेंटेंस पे वो भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब इसके बाद बारी आती है एग्जाम्पल्स की। स्ट्रक्चर हमारा हो गया, अब एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग देखें। तो एग्जाम्पल्स के बारे में आपको हमने बार बार बताया है कि यहां भी टेंस बदल गया है, अब ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो निश्चित रूप से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से थोड़ा भिन्न होगा, लेकिन भिन्न वो सब्जेक्ट में नहीं होगा, वो वर्ब के हेल्पिंग वर्ब में होगा, वर्ब के मेन वर्ब के फॉर्म में होगा और उसी तरह से उसका जो हिंदी हम अनुवाद करेंगे उसमें फर्क होगा, लेकिन सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं होगा। जो रूल होता है, जैसे यस नो क्वेश्चन का जो रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, WH क्वेश्चन में हमने देखा है कि वो WH आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वो सारे रूल्स जितने आपको पढ़ाए गए हैं 10 टेंस के बारे में, वो सारे रूल यहाँ भी अप्लाइड हैं। तो उन्हीं नियमों के आधार पर अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं। इसका पहला एग्जाम्पल है कि क्या तुमने बोला होगा। हम आपको एग्जाम्पल स्पीक वर्ब से ही देते आ रहे हैं, यहां भी स्पीक वर्ब का ही हमने प्रयोग किया है। पूरे स्ट्रक्चर को राइट से हमने आपको बताया है और पूरे एग्जाम्पल को स्पीक से हमने बताया है। आपकी सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है कि जब वर्ब हम चेंज करेंगे तो फिर आपका अटेंशन डाइवर्टेड होगा, फिर जो स्ट्रक्चर की बारीकी है उसकी गहराई में आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए व्यवस्था दी गई है। अब आप देखें, पहला एग्जाम्पल हमारा है कि क्या तुमने बोला होगा, विल यू हैव स्पोकन। तुमने क्या बोला होगा, व्हाट विल यू हैव स्पोकन। तुमने कब बोला होगा, when will you have spoken। तुमने कहां बोला होगा, where will you have spoken। तुमने क्यों बोला होगा, why will you have spoken। तुमने क्यों नहीं बोला होगा, why will you not have spoken या why won't you have spoken। तुमने कैसे बोला होगा, how will you have spoken। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद फिर एक हल्का सा चेंज हम कर रहे हैं। ये भी सिंपल सेंटेंस बोला गया है अभी आपको, आगे वाला भी जो है 13 तक, 8 से 13 तक, वो भी सिंपल सेंटेंस है थोड़े से फर्क के साथ। उसमें देखिए, तुमने किसके साथ बोला होगा, विथ whom will you have spoken या who will you have spoken with। तुमने किसके लिए बोला होगा,
तो फॉर whom will you have spoken या who will you have spoken for। फिर आगे हमारा है कि तुमने किसके विषय में बोला होगा, about whom will you have spoken। फिर इसको हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि who will you have spoken for। फिर है कि तुमने किसके विरुद्ध बोला होगा, तो तुमने किसके विरुद्ध बोला होगा जब सेंटेंस आएगा तो हम कहेंगे अगेंस्ट whom will you have spoken या who will you have spoken against। फिर उसके बाद है तुमने किसको बोला होगा, तो to whom will you have spoken या who will you have spoken to। और तुमने किस पर बोला होगा तो on whom will you have spoken या हम इसको कह सकते हैं कि who will you have spoken on। और यहां हमारा खत्म होता है सिंपल सेंटेंस 13 तक। पहला सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन, दूसरा से लेकर और 13 तक हमारा सेंटेंस जो है वो WH क्वेश्चन पर आधारित है। और उसके बाद 14 से शुरू कर रहा हूं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए पहला सेंटेंस है कि मैं जानता हूं कि तुमने क्या बोला होगा, तो आई नो व्हाट यू विल हैव स्पोकन। तुम नहीं जानते हो कि मैंने कहां बोला होगा, तो यू डोंट नो वेयर आई शैल हैव स्पोकन। फिर हम लोग जानते हैं कि उन लोगों ने कब बोला होगा, तो वी नो व्हेन दे विल हैव स्पोकन। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं तो सेंटेंस हमारा होता है कि वह नहीं जानती है कि तुमने क्यों बोला होगा। शी डजंट नो व्हाई यू विल हैव स्पोकन। फिर वह जानती है कि तुमने क्यों नहीं बोला होगा, तो शी नोज व्हाई यू वोंट हैव स्पोकन या विल नॉट हैव स्पोकन। और फिर वह जानती है कि मैंने कैसे बोला होगा, तो शी नोज हाउ आई शैल हैव स्पोकन। अब इसके बाद है कि मैं जानता हूं कि तुमने किसके साथ बोला होगा, तो आई नो विथ whom यू विल हैव स्पोकन। मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किसके लिए बोला होगा, तो आई डोंट नो फॉर whom यू विल हैव स्पोकन। फिर मैं जानता हूं कि तुमने किसके विषय में बोला होगा, तो आई नो अबाउट whom यू विल हैव स्पोकन। मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किसके विरुद्ध बोला होगा, तो आई डोंट नो अगेंस्ट whom यू विल हैव स्पोकन। आगे हमारा सेंटेंस में हम कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने किसको बोला होगा, तो आई नो टू whom यू विल हैव स्पोकन। और मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किस पर बोला होगा, तो आई डोंट नो ऑन whom यू विल हैव स्पोकन। और इस तरह से 25वां सेंटेंस हमारा यहां समाप्त होता है। 14 से 25 एक तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसके फर्स्ट पार्ट में असर्टिव सेंटेंस रखा गया। अब यहां से 26 और 31 का आखिरी जो एक पैकेज है अलग तरह के वाक्यों का, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसका फर्स्ट पार्ट इंटरोगेटिव है इस सेंटेंस का। जैसे क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों नहीं बोला होगा, तो डू यू नो व्हाई आई शांट हैव स्पोकन, व्हाई आई शैल नॉट हैव स्पोकन। और फिर है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने बोला होगा, तो डोंट यू नो दैट आई शैल हैव स्पोकन। तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने कैसे बोला होगा, तो व्हाई डोंट यू नो हाउ आई शैल हैव स्पोकन। और तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने क्या बोला होगा, तो व्हाई डोंट यू नो व्हाट आई शैल हैव स्पोकन। फिर क्या तुम जानते हो कि मैंने कब और कहां बोला होगा, तो डू यू नो व्हेन एंड वेयर आई शैल हैव स्पोकन। या क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने क्यों और कैसे बोला होगा, तो डोंट यू नो why and how I shall have spoken। और इस तरह से हम लोगों ने 31 तक का जो हमारे एग्जाम्पल का पैकेज है आपके सामने रखा गया। सारे नियम जो पहले आपको बताया जा चुका है, यस नो क्वेश्चन में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, WH क्वेश्चन में सेंटेंस WH से शुरू होगा, और उसके बाद उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रखना मैंडेटरी है, उसको रखना ही है। जो हमारा 14 से 25 तक का सेंटेंस है उसमें हर जगह सेकंड पार्ट में WH के बाद हमेशा सब्जेक्ट देना है। बस इतनी सी बात है जो हर टेंस में रिपीटेड होती आ रही है, यहाँ भी वो अप्लाइड है, यहाँ कोई नियम बदल नहीं दिया गया है। तो इस तरह से सारी चीजें हम लोगों की समाप्त हुई और हम लोग इस तरह से सारे एस्पेक्ट्स की चर्चा कर लिए और हम लोग मान सकते हैं कि अब कुछ भी ऐसा नहीं जानना है इस स्टेज में जहां फ्यूचर परफेक्ट समाप्त हो गया हो। अब हम लोगों ने सब कुछ सारे पक्षों से अपने को अवगत कर लिया।
अब इसको ध्यान से आप देखें एक एक पक्ष को, और फिर हम लोग आगे के क्लास में इस पर कोई भी डाउट्स हो तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।